गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है दिसंबर 30 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से आज हम लोग कुछ टॉपिक्स यहाँ पे करने वाले हैं। तो ब्रीफली देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक रहेंगे आज। तो रिमोट ईवीएम बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक है। आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेके कोई भी टॉपिक आता है उसे जबरदस्त मान लिया करो और अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लिया करो। तो ये आज हम लोग करने वाले हैं। पूरा मामला क्या है बताऊंगा आपको। करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में छोटी सी न्यूज़ है, वो हम लोग कर सकते हैं। उसके अलावा महाराष्ट्र कर्नाटका के बीच में जो बॉर्डर इशू चल रहा है, देखिए टॉपिक जो है इशू काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने इसको कवर नहीं किया था क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि कब जो है यहाँ पे टेक्स्ट वाला आर्टिकल आएगा और आज आ गया है। तो हम लोग इसकी पूरी हिस्ट्री जानेंगे कि क्यों महाराष्ट्र में कर्नाटका में इस तरह के दंगे फसाद हो रहे हैं बॉर्डर इश्यूज़ को लेके। ठीक है जी। और इंटर स्टेट बॉर्डर इशू ये वैसे भी आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है क्योंकि आसाम, मेघालय, नागालैंड उधर भी इशू हुए थे, इधर कर्नाटका महाराष्ट्र में हो रहे हैं। तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को लेके बार बार सवाल आते हैं एग्जाम में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इंटर स्टेट बॉर्डर इशू को लेके भी आएगा। वाटर को लेके तो आता ही रहता है यहाँ पे, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। बैंक फ्रॉड और आईसीआई छोटा सा टॉपिक है। आईसीआई बैंक की एक एमडी थी चंदा कोचर जी, बड़ा फेमस नाम था। तो उसके बारे में हल्का सा बात करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो बैंक फ्रॉड जो इंडिया में होता है ओवरऑल एक एग्जांपल के तौर पे इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एडिटोरियल सेक्शन कहता है भाई वॉइस टेक्नोलॉजी जो बैंकों के अंदर फ्रॉड होते हैं या और भी नॉर्मल जो फ्रॉड होते हैं उसमें हम लोग वॉइस टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव सम एमसीक्यूज ऑल्सो, लेकिन एक बार फ्रंट पेज पे देख लेते हैं आज हो क्या रहा है। तो ये रिमोट वीवीएम वाला टॉपिक तो मैं आपको अलग से करवाऊंगा, ठीक है। तो इसको तो यहाँ से छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट मस्ट फॉर द एयर ट्रेवलर्स फ्रॉम द 5 एशियन कंट्रीज। तो कौन कौन सी एशियन कंट्रीज है भैया? चाइना, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड। तो इंडिया ने कहा है कि जो आदमी यहाँ से आएगा, फ्लाइट में आएगा तो एयरपोर्ट पे उसको अपनी नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी कोविड टेस्ट वाली, और वो नेगेटिव रिपोर्ट कम से कम 72 आवर्स पहले की होनी चाहिए। तो ये तो उन्होंने यहाँ पे कहा है। और एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना पड़ेगा ऑनलाइन, जिसमें ये दिखाना पड़ेगा उसको मतलब जो पैसेंजर होगा कि भाई मुझे कोविड नहीं है, राइट। बट इस एक्शन से सभी लोग खुश नहीं है ऑफ कोर्स। IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जिसके अंदर 300 से ज़्यादा वर्ल्ड वाइड जो एयरलाइंस होती हैं, उन्होंने हमारे इस मूव को क्रिटिसाइज किया है। देखिए उनका ये कहना है कि भाई पहली बात तो सीधी सी ये है कि ये लोग जो फ्लाइट बुक करवा लेते हैं वो 2-3 महीने पहले करवा लेते हैं, ठीक है। तो अभी वो लोग कैंसिल नहीं करवा सकते। उनका ये कहना है कि जब इस तरह की मैंडेटरी प्रोविजंस डाल दिए जाते हैं तो लोग कोविड टेस्ट करवाने से झिझकते हैं। कई बार लोग जो है वो नकली रिपोर्ट बनवा लेते हैं, राइट। जो लोग नॉर्मल टेस्ट करवा रहे थे वो भी लोग टेस्ट नहीं करवाते हैं। तो ये इनका कहना है कि इससे लोग जो है वो रिस्ट्रिक्शंस की वजह से जो है लोग ट्रैवल करना कम कर देंगे। तो ये कुछ कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पे कहा है। बाकी भई आगे की बात है, आगे क्या होगा नहीं होगा तो डेफिनेटली, क्योंकि चाइना में इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्टिव में इंडिया ने ये किया है, जो कि बहुत अच्छा मूव है, मुझे ऐसा लगता है। हालाँकि IATA का ये भी कहना है कि यार ट्रैवल व्रैवल से ना जो RT-PCR टेस्ट वगैरह करते हैं, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले भी तो करके देखे थे ना। तो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन से कोविड का कोई ज़्यादा लेना-देना है नहीं। भैया कोविड को फैलना है तो फैलना है। आप जितना मर्ज़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा दीजिए। चाइना ने लगा के देखा, कुछ हुआ नहीं। है ना? हम लोगों ने पहले भी लगा के देखा, अमेरिका ने भी लगाया, ब्रिटेन ने भी लगाया, होता तो कुछ नहीं है। तो इनका ये कहना है क्योंकि ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका नहीं है, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। बट मुझे नहीं लगता इस आर्गुमेंट में बहुत ज़्यादा दम है, तो ठीक है चलिए। इंडियाज़ करंट अकाउंट डेफिसिट, ये टॉपिक हम लोग अलग से कर सकते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट हाइक्स मंथली इनकम लिमिट फॉर द फ्री ट्रीटमेंट एट द प्राइवेट हॉस्पिटल्स। देखिए सरकारी हॉस्पिटल में तो ट्रीटमेंट फ्री होता ही है, राइट। बट कुछ परसेंटेज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी फ्री होता है आपका इलाज। देखिए अगर आपके पास BPL कार्ड है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन वाला कार्ड है, फैमिली आइडेंटिटी कार्ड है, आयुष्मान भारत के अंदर अगर आप आते हो तो आप फ्री ट्रीटमेंट ले सकते हो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी। और छोटे मोटे नहीं भाई, बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, जैसे मेदांता है, मेडिसिटी है, आर्टेमिस है, फोर्टिस है। बट ये सबको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ टॉप 20% लोगों को ही मिलेगा। और ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है।
मतलब आपकी इनकम, देखिए पहले ये इनकम का क्राइटेरिया ना 5,000 रुपये हुआ करता था, अब इसको 15,000 रुपये कर दिया गया है। अगर आपकी इनकम मंथली 15,000 रुपये से कम है और आपके पास आयुष्मान भारत कार्ड है, तो आप हरियाणा में किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं। अगर आप इनिशियली 20% के अंदर आते हो तो आपको इलाज फ्री मिलेगा, और 10% जो बेड होते हैं हॉस्पिटल में वो भी पुअर पेशेंट्स के लिए अलग से रिजर्व रखे गए हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। बाकी इसमें ऑफ कोर्स हॉस्पिटल वाले तो भैया इसको सब अपोज करेंगे ही करेंगे। बाकी गवर्नमेंट ने तो फिलहाल ये कहा है, और ये भी कहा है कि जो गरीब पेशेंट होते हैं उनको जेनेरिक दवाइयाँ दी जाएं जो कि सस्ती होती हैं रादर देन ब्रांडेड दवाइयाँ। मतलब जैसे हम जैसे सिप्ला की एक दवाई है भाई, अगर वो 500 रुपये की आती है तो जेनेरिक दवाई वही हो सकता है आपको 70-80 रुपये की मिल जाए। तो इन्होंने ये कहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल को अलग से काउंटर भी बनाने चाहिए जहाँ पे सिर्फ जेनेरिक दवाइयाँ मिलती हों, और डॉक्टर गरीब पेशेंट को जेनेरिक दवाइयाँ ही रिकमेंड करे, महंगी दवाइयाँ रिकमेंड ना करे। तो इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है। अभी प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ से क्या यहाँ पे रिएक्शन रहेगा वो थोड़ा देखना रहेगा आगे आने वाले समय में। तो आई थिंक ये जो टॉपिक है थोड़ा और डिटेल डिज़र्व करता है, और द हिंदू वाले से वैसे कोई देखता तो होगा नहीं हमारा एनालिसिस लेकिन अगर देखते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा द हिंदू ग्रुप को कि इस टॉपिक पे थोड़ा उस और जो है एक एडिटोरियल सेक्शन में आया जाए। ठीक है, बाकी अगर आप हमारे चैनल पे नए हों, पहली बार आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दो ताकि आने वाले समय में हम लोग आपको लगातार बढ़िया बढ़िया कंटेंट देते रहें। और भैया अगर आपको फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना है हमारा, तो अभी नेक्स्ट मंथ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वेबसाइट पे जाकर भी विजिट कर सकते हो। 2023 के लिए अगर अटैम्प्ट दे रहे हो तो टेस्ट सीरीज तो आपने वैसे लगानी ही लगानी है, तो 22 जनवरी से आप हमारी टेस्ट सीरीज लगा लीजिए। भरोसे से कह सकता हूँ क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में मैं खुद इन्वॉल्व होता हूँ, टेस्ट बनाने में, डिस्कशन करने में, सब कुछ, और सेक्शनल टेस्ट वगैरह सब आपको फुल लेंथ टेस्ट सब कुछ लिया जाता है। बढ़िया टेस्ट सीरीज है, मज़ा आएगा आपको करने में। बाकी बहुत सारे फ्री कोर्सेज हम लोगों ने यूट्यूब पे आने वाले समय में लॉन्च करने वाले हैं। क्रैश कोर्स पूरा लॉन्च करेंगे, मैराथन सेशन लॉन्च करेंगे, स्ट्रेटेजिक सेशंस लॉन्च करेंगे, तो आपके लिए फ्री सर्विस बहुत है हमारे यहाँ पे। चलिए जी तो ये है टॉपिक, रिमोट ईवीएम रेडी टू हेल्प माइग्रेंट्स वोट आउटसाइड स्टेट्स, इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कहा है। देखिए 2011 के सेंसस के हिसाब से इंडिया में 45.36 करोड़ माइग्रेंट लोग हैं, और ये डोमेस्टिक माइग्रेंट्स हैं मतलब जो नौकरी करने के लिए, काम धंधा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, जो कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन का 37% होता है। ये 2011 मतलब 11 साल पहले की बात है, अब तो ये और भी बढ़ गया होगा। तो इनका ये कहना है कि क्योंकि बहुत सारे माइग्रेंट लोग अपने लोकल स्टेट से दूर जाते हैं, तो जब इलेक्शंस की बारी आती है तो वो लोग इलेक्शन नहीं कर पाते हैं। अब मान लीजिए एक आदमी जो है वो झारखंड से काम करने के लिए मुंबई में आया है, अब उसको वोट करने के लिए तो दोबारा से झारखंड में जाना पड़ेगा। अब वो परेशान होकर क्यों जाएगा भाई, इतना दूर पैसा लगाएगा, किराया लगाएगा, उसकी काम की छुट्टी करनी पड़ेगी उसको, तो वो नहीं जाता है। जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे जनरल इलेक्शन में ऑन एन एवरेज जो वोटिंग का परसेंटेज है वो 67% रहता है। अगर माइग्रेंट लोगों को सुविधा हम लोग वोटिंग करने की उसी जगह पे दे दे, मतलब मुंबई में अगर दे दे, तो परसेंटेज डेफिनेटली वोटिंग का बढ़ेगा, डेमोक्रेसी मजबूत होगी, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा पॉलिटिक्स के अंदर, पॉलिटिकल पूरा प्रोसेस जो इंडिया के अंदर होता है। ये काफ़ी समय से विचार चल रहे थे, मतलब कई 10, 12, 15 सालों से इलेक्शन कमीशन ने कई सारे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार जो मूव है वो फेल हो गया बिकॉज ऑफ ट्रांसपेरेंसी, फ्रॉड, अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि भाई डेमोक्रेसी में ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चाहे डेमोक्रेसी में वोट 10 लोग करें, लेकिन ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। तो वो जितने भी पुराने जो एफर्ट थे वो फ्लॉप हो गए, लेकिन अभी एक नया आइडिया आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मन में। उन्होंने क्या किया, रिमोट बैलेट यूनिट का वो लोग यूज करेंगे। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बीईएल और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बीईसीआईएल के साथ मिलके हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी ना, जिसमें हम लोग आप सबने वोट किया ही होगा, इसके अंदर कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस किए हैं। और वो चेंजेस ऐसे किए हैं कि भाई ये मशीन जो है, जिसे हम लोग आरवीएम बोल रहे हैं, रिमोट इलेक्ट ईवीएम, इसमें क्या होगा, मुंबई में बैठा हुआ एक माइग्रेंट वर्कर भी वोट कर सकता है झारखंड में अपनी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। मजे की बात यह है, सिर्फ एक ही नहीं बल्कि 72 मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को आप यहाँ पे वोट कर सकते हो। मतलब एक मशीन अगर वो मुंबई में लगा रखी है आपने, 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑल ओवर इंडिया आप एक ही मशीन से वोट कर सकते हो। है ना जबरदस्त चीज। तो इसमें होगा क्या, आप ये जैसे वोटिंग मशीन मुंबई में लगाई जाएगी, किसी बूथ पोलिंग बूथ के ऊपर लगाई जाएगी,
पहले तो आप वोटर की आइडेंटिटी फाइंड आउट करोगे, उसका वोटर आईडी कार्ड चेक करोगे, उसका आधार कार्ड चेक करोगे। एक बार ये कंफर्म हो जाएगा कि मान भी ये फलाना इंसान झारखंड में इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करता है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो है कार्ड उसको दिखाया जाएगा डिस्प्ले के ऊपर। मतलब ये जो मशीन है, इस डिस्प्ले के ऊपर उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम आ जाएगा। इसको दिखाने के बाद उसे एक एक डिस्प्ले दिखाया जाएगा कि हाँ भाई आपकी वोट यहाँ पे रजिस्टर्ड हो गई है। फिर वो जाके वहाँ पे वोट करेगा और इस मशीन के अंदर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से जो वोट आपने डाली है वो अलग अलग तरीके से काउंट की जाएगी और जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग काउंटिंग होगा उसका इसके साथ मैच कर दिया जाएगा। तो ये ऐसा सिस्टम है, लेकिन अभी ये सिर्फ प्रपोजल में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जितनी भी इंडिया में स्टेट पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे पास 8 हैं, सबको इनवाइट किया है अभी और उनके विचार पूछे गए हैं, उनको बुलाया गया है, मशीन की टेस्टिंग वगैरह करेंगे सब लोग मिलके। सबका जब अप्रूवल हो जाएगा तो इसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने तो इसका अभी से अपोज करना शुरू कर ही दिया है, बाकी दूसरी पार्टीज़ का क्या रिएक्शन रहता है वो थोड़ा देखना रहेगा। बट मुझे ऐसा लगता है भैया समय बदल गया है, टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है आजकल, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, राइट। चलिए, करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन्स इन Q2 टू 9 ईयर ओल्ड ऑफ 4.4% टू द ट्रेड गैप। Q2 का मतलब होता है, देखिए एक क्वार्टर जो है 3 मंथ का होता है, तो साल भर में 12 महीने होते हैं, तो 4 क्वार्टर होते हैं, है ना, 3-3 महीने के। या दूसरे वाला क्वार्टर नहीं है जो आप सोच रहे हो, ठीक है। तो भैया 9 सालों में इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट Q2 के अंदर सबसे ज़्यादा हो गया है। इंडिया का जो पहला क्वार्टर ना, लोगों को ऐसा लगता है जनवरी से शुरू होता है, नहीं भाई, जनवरी से शुरू नहीं होता है, अप्रैल से शुरू होता है। 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 क्वार्टर इस तरह से होते हैं हमारे पास। तो Q2 की वो बात कर रहा है। Q2 मतलब अप्रैल, मई, जून के बाद ये फर्स्ट क्वार्टर था, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इस क्वार्टर के अंदर इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट 9 सालों में सबसे ज़्यादा हो गया है हमारी जीडीपी का, विच इज़ 4.44%। ठीक है, इससे ज़्यादा इस टॉपिक में आपको जानने की, इतना डेटा वेटा दिया हुआ है, कुछ भी जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सिंपल ही पता होना चाहिए कि करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है। देखिए, इकोनॉमी में जब भी आपको करंट वर्ड नजर आए, करंट, रेवेन्यू, तो वो शॉर्ट टर्म होता है। जब भी आपको कैपिटल टर्म नजर आए, कैपिटल, तो वो यूजुअली लॉन्ग टर्म होता है। तो एक हमारे पास ब्रॉडर टर्म होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी देश को दूसरे देशों के साथ जो भी लेन देन होता है, ठीक है, उससे करंट अकाउंट, उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। वो करंट अकाउंट भी हो सकता है, वो कैपिटल अकाउंट भी हो सकता है। अब अपना कंसर्न जो है कैपिटल अकाउंट नहीं है, इस आर्टिकल के हिसाब से हमें करंट अकाउंट के बारे में पता होना चाहिए। करंट मतलब शॉर्ट टर्म, मतलब इंडिया दूसरी कंट्रीज के साथ डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे जो ट्रांजैक्शंस करता है उसे करंट अकाउंट कहते हैं। और जो लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शंस करता है उसे हम लोग कैपिटल अकाउंट बोल सकते हैं मोटे मोटे तौर पे। तो करंट अकाउंट डेफिसिट बेसिकली, और हम लोग क्या ट्रांजैक्शन करते हैं दूसरी दुनिया के साथ, गुड्स भी करते हैं और सर्विसेज भी करते हैं। गुड्स मतलब जो भी फैक्ट्री वगैरह के अंदर प्रोड्यूस होता है, जैसे कोई कार हो गई, रेफ्रिजरेटर, रेडियो एंड ऑल दैट, मोबाइल फोन वगैरह, वो सब गुड्स होते हैं। सर्विसेज में दूसरी चीज़ें होती है, जैसे आपने कुछ भैया आईटी सेक्टर का कोई सर्विस आपने दिया, कोई अपने पैसा ट्रांसफ़र किया, वो सब सर्विसेज के अंदर आता है। तो सर्विसेज इनविजिबल होती हैं, ठीक है, आप उसको देख नहीं सकते, सिर्फ उसको महसूस कर सकते हो। और गुड्स जो है वो विजिबल होते हैं भैया, कार, मोबाइल फ़ोन वगैरह तो सब विजिबल होते हैं। तो ये दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं करंट अकाउंट के अंदर, विजिबल भी और इनविजिबल भी, ठीक है। गुड्स हो गए नॉर्मली, यहाँ पे इंडिया मोस्टली डेफिसिट रहता है क्योंकि हम लोग प्रोड्यूस कम करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। उसके अलावा सर्विसेज सेक्टर में तो इंडिया ऑफ कोर्स सरप्लस है ही, खासकर आईटी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। इनविजिबल में एक इनकम भी आता है, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड वगैरह। मतलब आप ये समझ लीजिए कि कोई जैसे कोई कंपनी है हमारी इंडिया में, राइट, वो जो है उसके अंदर विदेशी लोग भी काम करते हैं, उनको भी सैलरी वगैरह मिलता है। हम लोग बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं दूसरी कंपनीज के अंदर, वहाँ से भी हमें प्रॉफिट मिलता है, तो वो सब इसके अंदर आ जाता है। एक आधा ट्रांसफर्स आता है, जैसे रेमिटेंस होता है भैया, इंडिया से कोई आदमी अगर बाहर ले दूसरे देश में काम कर रहा है, अगर आप मिडिल ईस्ट में, यूएई में काम कर रहे हो या अमेरिका में काम कर रहे हो, तो आप अपनी फैमिली को वापस पैसा भेजते हो यहाँ पे इंडिया में, तो वो रेमिटेंस कहते हैं उसको। इंडिया को दुनिया में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस मिलता है ना, $890 बिलियन के आसपास
रेमिटेंस वो इंडिया में आता है विदेशों से, ठीक है, डोनेशंस भेजते हैं, गिफ्ट वगैरह भेजते हैं, इंडिया इस मामले में सरप्लस रहता है। बाकी सारे मामले में इंडिया जो है इसमें तो डेफिसिट है ही, सर्विस सेक्टर में भी इंडिया सरप्लस है। तो ओवरऑल मिला के इन सारी चीज़ों को मिला के बन जाता है करंट अकाउंट, ठीक है। और ये हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, मतलब हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। नाउ दिस इज अराउंड 4.44% ऑफ आवर जीडीपी विच इज़ हाईएस्ट इन लास्ट 9 ईयर्स। 2013 में लास्ट टाइम हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इतना हुआ था, तो अभी ये हुआ है। बाकी ये साल भर की रिपोर्ट नहीं है, सिर्फ Q2 की रिपोर्ट है। लेट्स वेट फॉर द Q3 एंड Q4 एंड व्हाट हैपेंस वी विल सी दैट। चलिए, तो थोड़ा थोड़ा मैंने कंटेंट वैसे आपके लिए डाल ही दिया है यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया है बेसिकली वही है। तो 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये दोनों क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। 2014 में पूछा गया था, 2011 में पूछा गया था। दोनों को आराम से ध्यान से पढ़िए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दे दीजिए, ठीक है जी। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। न्यू फोरम टू टेक फॉरवर्ड राइट फॉर द मुस्लिम वीमेंस इनहेरिटेंस राइट्स। तो बेसिकली केरला का ये केस आया है, बट ये मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली ये आर्टिकल भी एक बड़ा एडिटोरियल या फिर जो है टेक्स्ट वाला जो हमारा एडिटोरियल आर्टिकल आता है वो डिजर्व करता है, और ये डेफिनेटली आएगा भी। तो केरला का ये मामला है। केरला के हाई कोर्ट ने और केरला की सरकार ने थोड़े समय पहले ये कहा था कि भैया जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है हम उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे, उसके अंदर जो रूल्स हैं वो रहेंगे। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है किसी भी धर्म के जो पर्सनल लॉ होते हैं वो ह्यूमन राइट्स और वीमेन राइट्स के हिसाब से होने चाहिए। कोर्ट उसके अंदर इंटरफेयर कर सकता है, जैसे ट्रिपल तलाक वगैरह के अंदर किया था। तो यहाँ पे एक खुरन सुन्नत सोसाइटी है केरला के अंदर, जो कि वीमेन राइट्स को लेके आगे काम करते हैं, और इसके अंदर मोस्टली मुस्लिम वीमेन ही हैं, सभी की सभी, और लॉयर्स भी हैं, एकेडमिशियंस हैं, प्रोफेसर्स हैं। तो इन्होंने कहा है कि भाई ये जो केरला गवर्नमेंट का और केरला हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो गलत है, हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इनका ये कहना है कि कुरान के अंदर या फिर जो हदीत है या जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है बेसिकली, इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, प्रोविजंस ऐसे हैं जो मुस्लिम वीमेन के अधिकारों के अगेंस्ट में जाते हैं। इस सोसाइटी का ये कहना है। तो वो कौन कौन से हैं, जैसे एक दो इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। इनका ये कहना है कि भैया एक जो मुस्लिम विडो होती है ना, उसके पति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में से सिर्फ 1/8 ही अधिकार मिलता है, बाकी जो 7/8 है वो उसकी फैमिली को चला जाता है। तो ये तो गलत है, आधा तो कम से कम मिलना चाहिए। तो एक तो इनका ये कहना है। दूसरा इनका ये कहना है कि मान लो पेरेंट्स की डेथ हो गई है ना, हस्बैंड वाइफ दोनों की डेथ हो गई, अभी उनके बच्चे हैं, ठीक है। तो बच्चों को अपने दादा दादी की प्रॉपर्टी में जो है कोई भी अधिकार नहीं मिलता है, ठीक है। अगर उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और दादा दादी जिंदा हैं तो उनको अधिकार नहीं मिलेगा, ये इन्होंने यहाँ पे कहा है। दूसरा इन्होंने ये कहा है कि व्हेन अ प्रॉपर्टीज आर गेटिंग पार्टीशनड वीमेन गेट ओनली हाफ राइट ऑफ द मैन। जब प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है तो मर्द के कंपैरिजन में औरत को सिर्फ आधा ही हिस्सा मिलता है, और ये प्रैक्टिस बहुत पुरानी है, 6th सेंचुरी AD से चली आ रही है। तो इन्होंने कहा कि भैया तो डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है। कई सारी मुस्लिम कंट्रीज ऐसी हैं जिसके अंदर ये प्रैक्टिस अभी नहीं होती है, पहले हुआ करती थी। तो इनका ये कहना है कि भैया जब वो प्रोग्रेसिव हो रहे हैं तो आप प्रोग्रेसिव क्यों नहीं हो रहे हो, ठीक है। जैसे सऊदी अरेबिया वगैरह में या कहीं मलेशिया में, इंडोनेशिया की भी कई जगह पे ये प्रोविजंस खत्म कर दिए गए हैं, तो आप इसको क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये उसका उनका कहना है। तो वो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जाने वाले हैं, और कई सारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखा है, प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है एंड ऑल दैट। आगे क्या होगा इसमें हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक टॉपिक है महाराष्ट्र कर्नाटका वाला, ठीक है। काफ़ी समय से वेट कर रहा था इस टॉपिक का मैं कि कब क्लास में करेंगे, तो फाइनली वो आ गया है। कर्नाटका महाराष्ट्र में भैया बॉर्डर इशू चल रहे हैं। कर्नाटका वाले महाराष्ट्र वालों की बसें फूंक रहे हैं, महाराष्ट्र वाले कर्नाटका वालों की बसें फूंक रहे हैं, और ये पूरे स्टेट में नहीं हो रहा है, ठीक है। ये बॉर्डर एरियाज में हो रहा है, महाराष्ट्र और कर्नाटका का। और ये बॉर्डर इशू आज का नहीं है, बहुत ही पुराना है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं इस पूरे इशू के ऊपर क्या है मामला। और सर्च करने के बाद एक बहुत बढ़िया सा मुझे आर्टिकल मिला किसी वेबसाइट के ऊपर, तो मैंने सोचा आपको वहीं से करवा देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा बेटर रहेगा रादर देन उस आर्टिकल को पढ़ने की बजाय। तो 1881 के अंदर जब पॉपुलेशन किया गया था, देखिए बेलगवी, इसे बेलगांव भी कहते हैं, ठीक है। ये एक तालुका है इधर करके, और ये कर्नाटका के अंदर में आता है, बट यहाँ पे काफ़ी मराठी स्पीकिंग लोग रहते हैं। आपको पता है कि हमारा जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया था वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे हुआ था,
है ना, जिस स्टेट के अंदर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो उसके हिसाब से है। हरियाणा, पंजाब, आंध्रा, तमिल एंड ऑल दैट, सभी स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे हैं। तो बेलगवी या फिर बेलगांव, इसको लेके बड़ा इशू क्रिएट हो गया है यहाँ पे। बेसिकली महाराष्ट्र कर्नाटक के बॉर्डर एरिया पे कई सारे ऐसे ताल्लुक हैं, बहुत सारे विलेज ऐसे हैं जो महाराष्ट्र में है, लेकिन वहाँ पे कर्नाटका स्पीकिंग लोग रहते हैं, जो कर्नाटका में है वहाँ पे महाराष्ट्र स्पीकिंग लोग ज़्यादा रहते हैं। उसको लेके थोड़ा इशू है ये। तो जब पॉपुलेशन सेंसस हुआ था 1881 में बेलगांव का, तो उसकी पॉपुलेशन वाज 8,64,000, जिसमें 64% कन्नड़ा स्पीकिंग लोग थे और 26% जो लोग हैं वो मराठी स्पीकिंग लोग थे। ये तो 8081 का सेंसस है। आज भी मोर और लेस वहाँ पे यही परसेंटेज है। फिर 1947 में क्या हुआ, बेलगांव डिस्ट्रिक्ट जो है वो बॉम्बे स्टेट का पार्ट बन गया। ठीक है, बेलगांव। बट 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो ये कर्नाटका का पार्ट बन गया। ठीक है, बेलगावी डिस्ट्रिक्ट बिकेम अ पार्ट ऑफ यूनिफाइड मैसूर स्टेट, जिसे बाद में जो है कर्नाटका कहा गया। ठीक है, उस समय भी मराठी जो लीडर्स थे वो बेलगांव को महाराष्ट्र में आने की डिमांड कर रहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो ये 1956 का मुद्दा है। तब से लेके अभी तक कभी कभी इस मुद्दे को उठाया जाता है, बट उस समय की जो सरकारें हुआ करती थी उन्होंने इस मुद्दे को ज़्यादा उठने नहीं दिया या इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो वो मामला खिंचता रहा। तो 1956 में ही जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो महाराष्ट्र एकीकरण समिति बनाई गई। एक पॉलिटिकल पार्टी है छोटी सी जो बेलगांव के अंदर में काम करती है, और ये बेलगांव को महाराष्ट्र के अंदर इंटीग्रेट करने की बात करते हैं। ये इलेक्शन भी लड़े हैं वहाँ पे, एक दो बार जीते भी हैं, वो सारी चीज़ें हुई। 1957 में क्या हुआ, 1957 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के कुछ प्रोविजंस का यूज करके महाराष्ट्र की सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक मेमोरेंडम सौंपा था। ठीक है, जिसमें उन्होंने डिमांड किया था कि भैया ये हमें दे दिया जाए, बट वो अभी तक बेसिकली हो नहीं पाया। तो 3 जो है यहाँ पे टाउन्स हैं, बेलगांव है आपका, ठीक है, निपानी है और आपका है करवार है। यहाँ पे काफी मराठी स्पीकिंग लोग रहते हैं। ये डिमांड वहां पे चल रही है। अब हुआ मामला ये, थोड़े समय पहले क्या हुआ, अभी कर्नाटका की सरकार ने अपने आप ही खुद से उन्होंने क्या किया, एक रेजोल्यूशन पास किया दिसंबर 22 को कर्नाटका की लेजिस्लेटिव असेंबली ने, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि भाई ये जो एरिया है वो मतलब करवार, निपानी, बीदर, भलकी, है ना, वो कर्नाटका का पार्ट है। ठीक है, इनमें से 856 जो गांव है वो मराठी स्पीकिंग है। उन्होंने भी कर्नाटका को, इनको कर्नाटका के अंदर में मान लिया। अब ये तो महाराष्ट्र वाले कहाँ पीछे रहने वाले थे, महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने जो कुछ कर्नाटका वाले पार्ट को अपने स्टेट के अंदर इंक्लूड कर दिया लीगल तौर पे, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली का यूज करके। तो ये मामला काफी समय से खिंच रहा था। तो 1967 में एक महाजन कमीशन बनाया गया था, और इस महाजन कमीशन की रिपोर्ट ने इन्होंने ये कहा था कि भाई सॉरी, महाजन कमीशन ने ये कहा था कि 264 विलेजेस को महाराष्ट्र को ट्रांसफर किया जाए, और बेलगांव और उसके आसपास के जो 247 विलेजेस हैं वो कर्नाटका के पास ही रहने चाहिए। ये कमीशन की रिपोर्ट के अंदर रिकमेंडेशन थी। महाराष्ट्र ने इस रिपोर्ट को बिल्कुल खारिज कर दिया। कर्नाटका ने इसका वेलकम जरूर किया, क्योंकि बेलगांव यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है, तो क्योंकि बेलगांव कर्नाटक के अंदर रिकमेंड किया गया था, वो सब है। उसके अलावा जट तालुक है, जो कि कर्नाटका में और महाराष्ट्र में लेकर इसके लेके इश्यूज हो रहे हैं, और ठीक है, वो भी इसी बॉर्डर एरिया के ऊपर ही पड़ता है, जट तालुक। ठीक है, इसको लेके इशू जब क्रिएट होना शुरू हुआ तो भैया कर्नाटका वालों ने महाराष्ट्र वालों की बसें जलानी शुरू कर दी, उन्होंने उनकी बसें जलाना शुरू कर दिया। तो ये मामला जो है तब से लेके अभी तक चल रहा है। 2004 में इवन महाराष्ट्र की सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी गई थी, तब से लेके मामला भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल ही रहा है। ठीक है, तो वो जो है कुछ कुछ मामला यहाँ पे बनता है। बाकी इतनी माइन्यूट डिटेल्स हमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं होती एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, बट मुद्दा आपको ओवरऑल जो है पता होना चाहिए। ठीक है, और लक्ष्मीकांत में जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है, तो आप डेफिनेटली वो भी जाके पढ़ सकते हैं। चलिए जी, व्हाट इज़ द वीडियो कॉन चंदा कोचर केस इज़ ऑल अबाउट। तो चंदा कोचर भैया वो एमडी थी अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे ख्याल से ब्लर नज़र आ रहा होगा आपको, यहाँ से करवा देता हूँ, कोई बात नहीं। तो चंदा कोचर शी वॉज एमडी
एंड सीईओ ऑफ आईसीआईसी बैंक, ठीक है। तो उसमें क्या गड़बड़ हुआ, 2009 और 2011 के बीच में वीडियोकॉन जो ग्रुप है उसको 1875 करोड़ रुपीस का लोन दिया गया। अब लोन देना तो नॉर्मल सी बात है, इसमें बड़ी बात क्या है? इसमें बड़ी बात यह है कि भाई जब वीडियोकॉन को लोन दिया गया तो इस लोन को कई दूसरी कंपनीज को ट्रांसफर कर दिया गया, और वो कंपनी चंदा कोचर के खुद के हस्बैंड थे, ठीक है, वो उनके अंदर स्टेक होल्डर थे। तो इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो कि चंदा कोचर ने अपनी पोजीशन का यूज करके अपने हस्बैंड की कंपनीज को लोन दिया, वो भी कभी सस्ते इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आता है टॉपिक। और मजेदार बात यह है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो चंदा कोचर ने इसके बारे में अपने जो ग्रुप्स वगैरह थे उनको बताया नहीं था, जबकि बताना चाहिए था, क्योंकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला सामने आता है। तो ये सब चीज़ें हुई, कई सारा जो है बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुआ, और 4 करोड़ रुपीज़ एक न्यू पावर रिन्यूएबल कंपनी है जिसमें पैसा ट्रांसफ़र किया गया, और भी कई सारी कंपनी में काफ़ी पैसा ट्रांसफ़र हुआ। और ये घंटे घंटे जैसे जैसे ही लोन मिला, और वेट भी नहीं किया उन्होंने, है ना, मतलब 2-3 घंटे के अंदर ही पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये मामला सबसे पहले 2016 में सामने आया, क्योंकि बाद में वो जो लोन दिए गए थे वीडियोकॉन को, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो क्रिएट हो गए, और आईसीआईसी बैंक के बोर्ड के अंदर कई सारे ऐसे मेंबर थे जो इस बात को जानते थे, तो उन्होंने विसल ब्लो किया। तो उन्होंने भैया रिपोर्ट वगैरह दी, और पहले सेबी को दिया, फिर मामला सीबीआई में पहुंच गया है, तो अभी उनके खिलाफ एफआईआर वगैरह भी हो गई है, उनके घर पे रेड पड़ी है, बीच में वो जेल में भी रह गए थे कुछ टाइम के लिए। वो सारा का सारा मामला यहाँ पे चल रहा है। उनका ये कहना है कि भैया देखिए, वीडियोकॉन ग्रुप जो है वो आईसीआईसी का जो है 1985 से मेंबर है, कोई ऐसी बात तो नहीं है कि पहली बार था। तो क्योंकि इतना पुराना कस्टमर है वीडियोकॉन, तो उसको लोन देना बनता ही है। हाँ, लोन आपने दिया वो दिक्कत नहीं है, उस लोन का किस तरह से यूज हुआ है ना, दिक्कत वो है। अब ये मामला आगे जाएगा, और देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। देखिए उसके हस्बैंड को और उनको दोनों को रिमांड पे ले लिया गया है, तो पूछताछ होगी, कार्रवाई होगी, और आगे देखते हैं क्या होगा। चलिए, लेवरेजिंग वॉइस टेक्नोलॉजी टू कम्बाट साइबर फ्रॉड। भैया साइबर फ्रॉड आजकल बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। जैसे मान लो किसी फ्रॉडस्टर के पास उसने आपका आईडी हैक कर लिया, उसने आपका जो है एटीएम का जो नंबर है 16 डिजिट का होता है वो भी हैक कर लिया, उसके पास आपका सीवीसी नंबर भी है, उसके पास आपका मोबाइल नंबर भी है, होता है, फ्रॉड होते ही हैं ऑफ कोर्स। अब वो क्या करते हैं, आपके बैंक में कॉल करते हैं और आपका पैसा कहीं और ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। एक तो ये तरीका होता है ना, कॉल सेंटर वगैरह में जो कॉल वगैरह उन्होंने कर लिया। कई बार क्या होता है, आपका मोबाइल फ़ोन किसी और के पास होता है, बैंक की कॉल आती है वेरिफिकेशन वगैरह के लिए, तो आपके बिहाफ पे वो लोग बात कर लेते हैं। मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं फ्रॉड करने के, आपको ये अच्छे से पता ही है। और फ्रॉड से बचने के लिए अभी सबसे बड़ा जो अपने पास तरीका है वो होता है ओटीपी या पासवर्ड। सारे बैंक इसी का यूज़ करते हैं, है ना। आप मान लो आपका एटीएम कार्ड गुम हो गया, और आपने बैंक में फ़ोन किया कि भैया मेरा एटीएम कार्ड गुम हो गया है और मुझे वो बंद करवाना है। तो बैंक वाले क्या पूछेंगे, भैया आपका एड्रेस पूछेंगे, आपका नाम पूछेंगे, आपका 16 डिजिट का एटीएम का लिंक पूछेंगे, सीवीसी पूछेंगे, ये सब पूछते हैं ना। इसके बिहाफ पे वो वेरीफाई कर लेते हैं कि हाँ आप सही पर्सन हो, और वो आपका कार्ड जो है वो बंद कर देते हैं। ऐसा ही होता है, लेकिन ये तरीका फुल प्रूफ नहीं है, क्योंकि किसी भी आदमी के पास आपकी इस तरह की डिटेल हो सकती हैं, ठीक है। इवन आप यहाँ पे देख भी सकते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि हर रोज इंडिया को 100 करोड़ रुपए का नुकसान होता है इस तरह की फ्रॉड एक्टिविटी की वजह से, ठीक है। इसके कारण क्या है, कारण तो यही है कि भाई हम लोग आजकल डिजिटल पेमेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, टेलीफोन बैंकिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हैकिंग वगैरह हो सकती है और वो सब चीज़ें होती हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है, आर्टिकल का ये कहना है कि सोल्यूशन है वॉइस टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब आपने जैसे ऊपर वाला एग्जांपल ही ले सकते हो, आपने बैंक में फ़ोन किया, बैंक वाले ने आपसे डिटेल मांगी, आपने डिटेल दे दिया, उसने समझ लिया कि आदमी तो बिल्कुल सही है, आपके एटीएम को ब्लॉक कर दिया। बट अगर ये सब पूछने की बजाय अगर उसके पास कोई ऐसा सिस्टम होता जो आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज कर लेता कि ये वॉइस सही है कि नहीं है। देखिए, वॉइस को कॉपी पेस्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, एग्जैक्टली बिल्कुल जैसे मेरी आवाज़ को कोई और एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता,
ठीक है, 1 इन मिलियन बिलियन चांसेस होते हैं। तो अगर उस कोई ऐसी मशीन होती कॉल सेंटर वाले के पास, बैंक के पास, जो आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करके आइडेंटिफाई करेगा, तो ये फ्रॉड बहुत ज्यादा कम हो सकते हैं। इट यूजेस द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन वॉइस एज आइडेंटिफिकेशन। ये वॉइस टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, और ये सबसे चीपेस्ट टेक्नोलॉजी है। ना इसमें एटीएम ओटीपी की रिक्वायरमेंट होती, ना पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती, कुछ भी नहीं चाहिए भाई। सिर्फ आपकी आवाज़ सुनेंगे और पता चल जाएगा, क्योंकि कस्टमर की वॉइस को कॉपी पेस्ट करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। VT अलाउज प्राइवेसी बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर यूजर्स रिवील पर्सनल इंफॉर्मेशन। आपको अपना एड्रेस नहीं देना पड़ेगा, कुछ नहीं देना पड़ेगा। HSBC बैंक ने 2016-17 में इसको अडोप्ट किया था। तब से लेके HSBC बैंक में 50% से ज़्यादा केस कम हो चुके हैं फ्रॉड के। तो अगर सारे बैंकिंग सिस्टम इसको यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ बहुत बढ़िया हो जाएगी। लेकिन क्या ये सिर्फ बैंकिंग सिस्टम के अंदर ही यूज़ होगा? ऐसा भी नहीं है, इसकी बहुत सारी दूसरी एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे फोरेंसिक के अंदर। ठीक है, इसका हम लोग पुलिस इसका यूज़ कर सकती है, किसी क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज़ कर सकती है, उसको ट्रैक कर सकती है। ठीक है, क्राइम वगैरह को रोकने के लिए, क्रिमिनल बैकग्राउंड आपको किसी की चेक करनी है तो एयरपोर्ट वगैरह पे, वहाँ पे इसका यूज़ हो सकता है। देखिए अभी एयरपोर्ट में हम लोग क्या यूज़ करते हैं ना, फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा फ्रॉड होता है। फेस रिकॉग्निशन बहुत कामयाब है नहीं। ठीक है, ये आपके स्किन कलर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर कोई आदमी उस कैमरे के अंदर डायरेक्टली देख रहा है तब जाके ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो बहुत सारे फॉल्स अलार्म भी होते हैं। फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी बहुत कामयाब है नहीं, इसका सक्सेसफुल रेट ओनली 50-60% होता है। लेकिन वॉइस जो टेक्नोलॉजी है, एयरपोर्ट वगैरह पर इसका यूज़ करोगे तो इसका जो मतलब सक्सेसफुल रेट है वो 90% तक जाता है। अगर कोई आदमी एयरपोर्ट के ऊपर कोई बोल रहा है, फ़ोन पे बात कर रहा है, तो मशीन उसकी आवाज़ को तुरंत पहचान लेगी कि कौन है, क्योंकि उसका रिकॉर्ड ऑलरेडी सिस्टम के अंदर डाला हुआ है। तो ये बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, और विद इन सेकेंड्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये इन्होंने कुछ कुछ बताया है। इवन अगर आपको ठंडी लगी हुई है, आपका गला ख़राब है, जैसे मेरा ख़राब है, उसके बावजूद भी ये टेक्नोलॉजी जो है आइडेंटिफाई कर सकती है। ठीक है, जैसे जो हमारे यहाँ पे जो डीबीटी होता है, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, या कोई सब्सिडी देना हुआ सरकार को, मनरेगा का पैसा भेजना हुआ सरकार को, सिलेंडर की सब्सिडी भेजनी हुई सरकार को, तो वो चीज़ों में भी जो बेनिफिशरीज होते हैं, जो पेंशनर्स होते हैं, उनकी आइडेंटिटी को है ना जानने के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जा सकती है। तो एप्लीकेशन तो बहुत सारी हैं, लेकिन अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है इंडिया में। लेट्स होप के फ्यूचर में इसको हम लोग और ज़्यादा यूज़ करेंगे। और अब तो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि वॉइस रिकॉग्निशन 100% करेक्ट हो सकता है। हल्का सा भी आवाज़ के अंदर चेंज होगा तो वो पहचान लेंगे कि भाई आप वो सही आदमी नहीं हो। तो इट्स अ वेरी चीप ऑफ कोर्स, और इफ इतना ज़्यादा पैसा वैसा खर्चा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको फेस वो कैमरा वैमरा लगाने की। इट्स अ बेटर टेक्नोलॉजी, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे कहा है। तो इन्होंने कहा है कि ऑल्दो द टेक्नोलॉजी इज़ नॉट परफेक्ट, द पोटेंशियल बेनिफिट आर सिग्निफिकेंट। एक बार जब ये टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज़ करना शुरू कर देंगे, ठीक है, इसके बहुत सारे बेनिफिट आपको नज़र आएंगे। फ्रॉड कम हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, फ्यूचर टेक्नोलॉजी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप एक क्वेश्चन भी लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो। सिंपल सी बात है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ साइबर फ्रॉड, साइबर एंड फाइनेंशियल फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड्स इन इंडिया। ठीक है, डिस्कस सम इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू एड्रेस द इशू। ठीक है जी, चलिए, तो ये था दोस्तों आज का पूरा एनालिसिस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अटेंडेंस दे दिया करो, कोई सजेशन देना है तो आप वो भी दे सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।